द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th ज्योग्राफी एक और चैप्टर कि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि वाटर है जो वो एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे पाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने एटमॉस्फेयर की, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कितना परसेंट हम लोग बात करें प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 0 से लेकर 4% तक हमारा जो वाटर वेपर है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो गाइस, अगर मैं अपने इस चीज को मैंने जो बोला है कि जो वाटर वेपर है तो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाया जाता है, इसको अगर डायग्राम से शो करूँ तो कुछ हमारा डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो ये रहा अपना पूरा 100% कि ये क्या है, ये 100% है अपना एटमॉस्फेयर। इसमें केवल 4% जो हिस्सा है, कितना? 4% जो हिस्सा है वो क्या है? वाटर वेपर है। तो 0 से 4% जो हिस्सा होता है वो वाटर वेपर ही होता है। ठीक है। तो जो वाटर वेपर है तो ये वेरी करता रहता है थोड़ा थोड़ा, और ये हम लोग बात करें 0 से 4 के बीच में रहता है अगर पूरे वॉल्यूम की बात करें एटमॉस्फेयर की। और ये हम लोग बात करें जैसे वेदर फिनोमेना हुए, जैसे वेदर फिनोमेना क्या किया हुआ, जैसे बारिश होना हुई या फिर ठंड पड़ना हुई, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो वेदर फिनोमेना होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर वेपर। क्योंकि अगर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर भैया बारिश कैसे होगी? बारिश नहीं होगी तो जो किसान है उनके पास खेती कैसे पहुंचेगी? तो इसलिए हम इसको, इस चैप्टर को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि वाटर, बारिश कैसे होनी है कैसे नहीं होनी है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो वाटर है हमारे प्रेजेंट में, तो वो 3 प्रकार से पाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें सॉलिड रूप में पाया जाता है। जैसे कि अगर सॉलिड रूप की बात करें तो हमारी आइस शीट हुई, जैसे कि आप लोग ग्लेशियर्स में चले जाइए तो ग्लेशियर्स कैसे होते हैं? जमे हुए बर्फ के टुकड़े होते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड फॉर्म में हम लोग बात करें हमारी नदियाँ, समुद्र लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और तीसरा हम लोग बात करें कि गैस फॉर्म में, तो हमारा वाटर वेपर, तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है हमारा वाटर वेपर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है तो उसमें, और पूरी दुनिया है उसमें वाटर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में जो मॉइस्चर होता है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आता कहाँ से है? तो वो आता है अलग अलग वाटर बॉडी से। जैसे कि हम लोग एग्जांपल की तरह लेते हैं, ये हमने बनाया कोई समुद्र। ठीक है, यहाँ पे पानी भरा है तो यहाँ पे आई सन की रेज, और यहाँ पर पानी क्या कर गया? एवोपरेट कर गया, उड़ गया, और कहाँ पहुंचा? एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे आता है वाटर बॉडी से, आता है प्लांट से आता है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, वाटर साइकिल की प्रोसेस कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में चलती रहती है कि पानी गर्म होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचा है, फिर बारिश होती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसे करके जो एटमॉस्फेयर है ओशियन में है, तो ऐसे वाटर साइकिल जो चलती रहती है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है किसकी? एवोपरेशन की, ट्रांसपिरेशन की, कंडेंसेशन की और प्रेसिपिटेशन की। और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग बात करें कि हमारा एनवायरनमेंट है उसमें पूरी तरह से जो पानी की कमी है तो उसको पूरी खत्म कर दी जाती है, और ऐसे करके अपने एनवायरनमेंट में पानी पहुंच जाता है। क्लियर? तो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट के बारे में। तो ह्यूमिडिटी क्या है अब ये समझ लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर कितना पानी मिला हुआ है, तो वही चीज क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर के अंदर, यानी कि पानी कितना प्रेजेंट है हमारी एयर के अंदर, तो वही चीज क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। चीज क्लियर हुई? ह्यूमिडिटी क्या है कि कितना एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, उमस कितनी है, या फिर बचपन से आप लोग समझा है कि भैया आज बहुत उमस है, गर्मी लग रही है, तो एटमॉस्फेयर जो हमारी हवा है उसमें पानी तैर रहा है गैस की फॉर्म में, तो उसी चीज को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। फिर मैं बता दूं, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं। और अब इनके मेजरमेंट के तरीके के बारे में देखते हैं कि कैसे हम लोग इन्हें नापते हैं, कि अपने जो हमारा ह्यूमिडिटी है इसको नापते कैसे हैं, नापने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो इसको मैं क्लियरली लैंग्वेज में बता दूं कि आप क्या करिए, आप 1 मीटर का एयर कॉलम लीजिए, 1 मीटर का एयर कॉलम लीजिए, 1 मीटर का, मैं अभी सही से बता रहा हूँ। तो इसके अंदर कितना ग्राम ऑफ जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट है, इतनी एयर, एक सॉरी 1 मीटर के एयर कॉलम में कितने ग्राम पानी प्रेजेंट है, तो इसी को नापने को क्या बोलते हैं? इसी के नापने को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं कि एक एक मीटर
कि अगर हम लोग क्यूब ले लें उसके अंदर कितना हम लोग बात करें ग्राम क्या है वाटर वेपर है, तो वो उसी को चीज को ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इट मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसको नापते हैं हम लोग कैसे, वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर, absolutely humidity different from the place to place on surface on earth, यानी कि हर एक जगह पे वेरी करती रहती है। तो हम लोग पर एक एक मीटर का क्यूबिक मीटर ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने ग्राम हवा प्रेजेंट है। तो हर जगह पे एटमॉस्फेयर में अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से उसमें नापने की एबिलिटी भी हमें अलग अलग देखते हैं। तो कितनी के और एबिलिटी होती है एयर की होल्ड करने की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। कि अब हम लोग बात करें कि कोई भी एयर है, तो जैसे हम लोग बात करें बारिश है, बारिश कब होगी, जब भैया जो एयर है वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो जैसे ही होल्ड नहीं कर पाएगी तो छोड़ देगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और हम लोग बात करें फिर क्या होगी, बारिश होगी। तो भैया वहां का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वहां पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ में आई कि नापते कैसे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो गाइस अगर हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला तो मैंने लिखा नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करके दे बताता हूँ कि अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कॉलम, एयर कॉलम लेंगे। तो एज्यूम कर लीजिए उसका टेम्परेचर है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और इसकी लिमिट है कि ये 20 ग्राम क्या कर सकता है, 20 ग्राम ऑफ वाटर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि 20 ग्राम ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। तो ये क्या है, वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। तो ये है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, क्या है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो कोई एयर कॉलम 20 ग्राम वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, तो ये है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। और मान चलिए कि वही एयर कॉलम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई हम लोग बात करें कॉलम के अंदर 10 ग्राम वाटर वेपर है, ठीक है, 10 ग्राम वाटर वेपर है। तो अब हम लोग इसकी हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो भैया अगर हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमिडिटी है वो कितनी है। तो मैक्सिमम नंबर को रखेंगे कहाँ पे, नीचे। और जो करंट अगर हम लोग बात करें कि करंट कैपेसिटी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, और ये है करंट कैपेसिटी, ये करंट भी करंटली कितने ग्राम हम लोग बात करें कि जो एयर कॉलम है वो कितने परसेंट जो वाटर वेपर है वो कैरी कर रहा है, ठीक है। करंट ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू 100 कर देते हैं। जैसे मान चलिए कि अगर अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और ये 10 ग्राम होल्ड कर रहा है एयर कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख के देखते हैं, तो अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, ऊपर यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एयर कॉलम है उसकी मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 ग्राम की है। ऊपर कितना लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे करंट अभी है कितना, कि उसमें मान लीजिए कि जो एयर कॉलम है उसमें कितना परसेंट वाटर वेपर प्रेजेंट है वो लिखेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी नीचे लिख लेंगे, और ऊपर लिख लेंगे क्या कि करंट कैपेसिटी मतलब करंटली कितना उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, इंटू 100 कर देते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला निकल आता है। तो 10 पंचा दो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 50। तो यहाँ पे 50% हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो ऐसे करके हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि हम लोग कैसे करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसकी एक होल्ड करने की लिमिट है कितनी है, मैं ये भी बता दूं कि इसकी लिमिट करने की मतलब होल्ड करने की एक लिमिट भी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल अभी लेके बताया भी कि हमारे पास क्या है 20 ग्राम अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है, अगर 20 ग्राम से 1 ग्राम भी ज्यादा हो गया, 21 ग्राम हो गया, तो हलचल हो जाएगी, क्या प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। और जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या करेगा, बादल अपना जो या फिर एयर कॉलम है वो अपना पूरा बादल छोड़ देगा पानी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको।
और यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा नहीं हो तो फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकाली थी। नीचे रखा था हमने क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी एयर कॉलम की कितनी है, और ऊपर जो एयर कॉलम में उस समय पर प्रेजेंट है जितना वाटर वेपर ऊपर रखेंगे इनटू 100 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा वाटर वेपर कितना कितना हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है किसी एयर कॉलम में, ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है तो 50% यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्लियर हो गई। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी कितनी थी, 20 थी। और अभी हम लोग बात करें कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि अपॉन में कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। प्रेजेंटली कितना वो वाटर वेपर है, 10 है, और इनटू परसेंटेज निकाल देंगे इसका, तो वही आ जाएगा 10 बना 50, और 10 का 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 50 आ जाएगा, तो 50% निकल आया अपना। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई। गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, वो हमने 20 यहाँ पे माना था, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने ही वाला है। ठीक है, द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीज, तो भैया ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये भैया अफेक्टेड होती रहती है, जितनी हम लोग बात करें कि मतलब चेंज होती रहती है ओशन के अकॉर्डिंग, कितना वाटर वेपर है तो उस हिसाब से चेंज होती रहती है। इट इज ग्रेटर ओवर द ओशन एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि जो ओशन के ऊपर होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट में भैया पानी आएगा कहाँ से, ज्यादातर लैंड है, तो इसलिए ये वेरी करती रहती है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ में आई। तो मैं थोड़ा दोबारा से रिवाइज करा दूं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या थी अपनी, कि एक हमने एक एयर कॉलम ले लिया एक मीटर का, और उसके अंदर कितने ग्राम हम लोग बात करें कि वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वही क्या होती है हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोगों ने बात करी कि हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग वाटर वेपर, और उसमें हम लोग जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो कितना एक कैपेसिटी है एक किसी एयर कॉलम की, और ऊपर रखेंगे क्या कि जितना अपना वाटर वेपर प्रेजेंट है अभी प्रेजेंटली वो उस बादल में या एयर कॉलम में। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हुई आप लोगों को। तो भाई अब बात करने वाले हैं अपन सैचुरेटेड पॉइंट के बारे में, या फिर सैचुरेटेड एयर के बारे में, या ड्यू पॉइंट के बारे में। जैसे मान चलिए कि अभी तक हम लोग देख रहे थे ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा था कि कितनी परसेंट कितने परसेंट कितना पानी कितना वाटर वेपर परसेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, ह्यूमिडिटी थी। ड्यू पॉइंट क्या है कि एक भैया एक लिमिट है, एक जैसे ये मैंने एक बादल बनाया, स्क्वायर कलर का बादल बनाया, अब इसकी भैया एक एक इसकी एक लिमिट है कि ये क्या कर सकता है, 20 ग्राम पानी होल्ड कर चुका है। अब यही जो मैक्सिमम लिमिट है वो पहुंच चुका है ये, इसी चीज को क्या बोल देते हैं, ड्यू पॉइंट बोल देते हैं। कि भैया इसमें थोड़ा भी पानी गिरा, कि ऐसा पॉइंट भी कह दीजिए कि इस पॉइंट के बाद ड्यू पॉइंट में क्या होता है कि जो पानी होता है वो बरसने लगता है, कि एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर हमारे हवा के अंदर या बादलों के अंदर पानी इतना भर चुका है कि भैया अब और पानी ले नहीं सकता है, इतना टेम्परेचर आ चुका है, फुल कैपेसिटी हो चुकी है। जो एयर है तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर की कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी हो चुकी है, और ऐसा मतलब फिक्स टेम्परेचर ऐसा हो चुका है कि भैया अब ये और पानी एडिशनल होल्ड नहीं कर सकता, कि अब अगर इसमें अगर 1% भी पानी आ गया, वाटर मॉइस्चर आ गया, यहीं फैल जाएगा ये। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो ड्यू पॉइंट क्या है कि भैया ऐसा ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, ऐसी मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है कि भैया अब ये और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाता है, कि अगर थोड़ा भी मॉइस्चर इसके अंदर पहुंचा तो भैया वहीं फैल जाएगा ये। तो ड्यू पॉइंट क्लियर हुआ। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं एवोपरेशन और कंडेंसेशन के बारे में। तो अगर एवोपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एवोपरेशन का मतलब क्या है, तो एवोपरेशन और हम लोग बात करें कंडेंसेशन, ये दोनों के दोनों जो फिनोमेना है, तो ये है फिनोमेना किस चीज के, तो ये है वाटर साइकिल के दोनों ही पार्ट होते हैं, तो बिना इनके वाटर साइकिल चल ही नहीं पाती है। तो एवोपरेशन का अगर हम लोग सीधी शब्दों में मतलब निकालें तो पानी का भाप बनना क्या कहलाता है, पानी का भाप बनना ही एवोपरेशन कहलाता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज क्लियर हुई कि भैया एवोपरेशन क्या चीज है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। एवोपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें वाटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वाटर बदल जाता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का, तो वो किसमें, गैस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वाटर वेपर बन जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है गर्मी, हीट। हीट मेन कॉज है एवोपरेशन का। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि भैया इसमें कि
टेम्परेचर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि कैसे टेम्परेचर का रोल होता है। तो इसको समझने के लिए हमें चाहिए पहले समझना होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? एक ऐसा अमाउंट जिसमें हम लोग बात करें जो कि चाहिए होता है कि हम लोग बात करें एक ऐसा यूनिट ऑफ मास लिक्विड का जो कि चेंज कर दे, मतलब इतनी ऐसी हीट जो कि यूनिट ऑफ मास ऑफ लिक्विड को चेंज कर दे वेपर में, तो बिना टेम्परेचर चेंज किए। ऐसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। कि भैया ऐसी हीट हमें चाहिए, इतनी हीट हमें चाहिए जो कि बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए वाटर के फॉर्म को लिक्विड में चेंज कर दे। उसी चीज को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। कि बिना उसके जो टेम्परेचर उसका चेंज किए बिना ही हम लोग पानी को किस में चेंज कर दे रहे हैं? वेपर में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। चाहिए पड़ती है कि लिक्विड को वेपर चेंज करने में। और जैसे ही हम लोग बात करें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो वाटर की ऑब्जर्प्शन करने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और हम लोग बात करें सिमिलरली जो मॉइस्चर होता है, कंटेंट होता है लो एयर के अंदर, तो हम लोग बात करें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा तो वैसे ही हम लोग बात करें कि कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी एटमॉस्फेयर की, क्या, हीट ऑब्जर्व करने की। तो उसी के साथ साथ जैसे ही मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि जो समय के साथ साथ है वो क्या करेगा, हीट भी ऑब्जर्व सॉरी जो वाटर है वो मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा हीट को। तो ये चीज क्लियर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितनी ज्यादा मूवमेंट होगा एयर का और उतनी ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगी, और दूसरी चीज जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और उतनी ज्यादा भी हीट बढ़ेगी। ठीक है, उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब का एयर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो गाइस अब हम लोग विचार करने वाले हैं कंडेंसेशन के बारे में। तो कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन जस्ट उल्टा होता है इवेपोरेशन का। इसमें जो वाटर वेपर हम लोगों ने बनाया था पहले इवेपोरेशन की मदद से, अब उसे वो वापस वाटर में चेंज कर देता है। इसी चीज को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जो कंडेंसेशन होता है वो क्यों होता है? तो कंडेंसेशन की एक होने की सबसे मेन प्रक्रिया होती है लॉस ऑफ हीट। कि भैया इससे गर्मी निकल जाती है, यानी कि पानी का ठंडे होने की वजह से जो कंडेंसेशन है वो हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर आई। जब जो मॉइस्ट एयर थी वो जब ठंडी हो जाती है तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और लिक्विड फॉर्म में आता है तो भैया वो बरसने लगता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये होती कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड दिख रहे हैं आपको। हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेट न्यूक्लिएट लिखा है, कंडेंसेशन न्यूक्लिएट लिखा है। तो जो आपको ये इतना कठिन शब्द लग रहा है तो ये है क्या? ये एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये डस्ट है, डस्ट पार्टिकल। और हम लोग बात करें स्मोक और सॉल्ट, जो कि एयर में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि हवा में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं? ये सोखने का काम करते हैं। तो सोखने का काम करते हैं तो जैसे ही गर्म हवा इनके पास में आती है तो वो क्या कर देती है? वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इनको टच करने पे लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो जैसे कि आप लोगों ने घर के अंदर, अगर मैं इसको समझाऊं एग्जांपल से, तो घर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर ओस की बूंद जमने लगती हैं, गीला गीला होने लगता है, तो पानी अंदर से बाहर नहीं आता। वो पानी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि हम लोग बात करें कि इसके कांटेक्ट में आने की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ गया, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो वैसे ही जो हमारे जो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेट न्यूक्लियाई हैं, जिन्हें हम लोग डस्ट, स्मोक और सॉल्ट का नाम दे रहे हैं, तो ये भी वही हैं। जैसे ये भी वही हैं कि भैया इनके कांटेक्ट में आने के बाद ही वो क्या करने लगते हैं? वो जो पानी गर्म हवा में है वो जमने लगता है, वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। और ऐसे ही हजारों करोड़ लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और और एक तो जो मॉइस्ट एयर है वो समय के साथ ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके कूल हो जाती है। तो जब वो इनके कांटेक्ट में आती है, गर्म हवा ठंडी हो जाती है और इनके कांटेक्ट में आती है, तो वो हजारों ओस की बूंदें बनने लगती हैं। तो वहाँ पे भाप जैसी बनने लगती है, एक तरीके से फॉग बनने लगता है, या फिर पानी की बूंदें बनने लगती हैं। तो इसी वजह से फिर वहाँ पे ठंडक पड़ जाती है। और फिर जब ड्यू पॉइंट पहुंचने के बाद, ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसमें थोड़ा भी हम लोग बात करें इंटरफेरेंस होता है और झम्मे सीना पे पानी बरसने लगता है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि कंडेंसेशन होता है। तो अब उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम द कूलिंग अराउंड द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज
हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेट न्यूक्लियस। तो वो हवा जब ठंडी हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि वो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ पार्टिकल्स के पास में जा रहा है, जिन्हें हम लोग हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जिन्हें डस्ट स्मोक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जो पार्टिकल्स हैं तो वो यहाँ पे डस्ट स्मोक सॉल्ट हैं, और ये हम लोग बात करें कि गुड न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि भैया ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। और हम लोग बात करें कंडेंसेशन है, ये हो पाती है मॉइस्ट एयर जब इनके कांटेक्ट में आती है। और हम लोग बात करें कि टेम्परेचर भैया ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, और जैसे ही पहुंचता है झमाझम 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 बारिश, झमाझम 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 बारिश। तो कंडेंसेशन हम लोग डिपेंड करें होती है, मतलब डिपेंड होती है किस चीज के ऊपर, कि कितनी अमाउंट ऑफ कूलिंग हो रही है, या फिर हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है एयर की। और जो कंडेंसेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है एयर से, वॉल्यूम ऑफ एयर से, टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से। तो ये सारी चीजें कंडेंसेशन को क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं। जो कंडेंसेशन होती है ये कब होती है? जब टेम्परेचर हम लोग बात करें रिड्यूस हो जाता है, या हम लोग बात करें कि ड्यू पॉइंट के पार हो जाता है, तो बस बारिश होने लगती है। और बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिड्यूस, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो भी कम हो जाते हैं, तो हम लोग बात करें कंडेंसेशन हो जाती है। और या फिर हम लोग बात करें कि जब मॉइस्चर ऐड हो जाता है एयर में एवोपरेशन के थ्रू, जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है कंडेंसेशन के लिए, वो होती है जब एयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, तब कंडेंसेशन हो जाती है। तो आई थिंक कंडेंसेशन की जो प्रोसेस थी, मैंने इतने ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई थिंक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी अब। तो वही सब, आप कंडेंसेशन के बारे में जब बात छिड़ी चुकी है, तो अब इनके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद जो वाटर वेपर होता है, तो वो भैया इन चीज़ों में बदल जाता है। किस किस में? ड्रू में, फ्रॉस्ट में, फॉग में, क्लाउड्स में, ठीक है। और ये क्या चीज बनते हैं, चाहे वो ड्रू बने, चाहे वो फ्रॉस्ट बने, चाहे वो फॉग बने, तो अलग अलग कंडीशन होती है। उस बेसिस पर हम लोग बात करें उनका टेम्परेचर अलग होता है तो वो अलग चीज बन जाते हैं, लोकेशन अलग होती है तो वो अलग चीज बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कंडेंसेशन जब होती है, कंडेंसेशन के बाद जब चीजें ड्रू पॉइंट के बाद चली जाती हैं, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट के बाद वो अलग अलग चीजों में बदलने लगते हैं। तो अब हम लोग रीजन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग चीजों में चेंज होने के बाद वो चीजें बदल रही हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ड्रू के बारे में, ओस की बूंदें। तो भैया ओस की बूंदें कैसे बनती हैं इसके बारे में बात करते हैं। जब मॉइस्चर हम लोग बात करें डिपॉजिट हो जाता है किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में, किसी ठंडे सरफेस के ऊपर या सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये कब होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कैसे किस चीज के ऊपर? तो सुबह आपने खिड़की कमरा खोला होगा ठंडक के महीने में, तो देखा होगा कि बाहर ओस के पत्थरों के ऊपर, ग्रास ब्लेड्स के ऊपर, प्लांट लीव्स के ऊपर, तो ये सब देखे होंगे। तो इनके ऊपर जो मॉइस्चर होता है डिपॉजिट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? ड्रू बोल देते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि क्या कंडीशन होती है जब हम लोग बात करें कि ड्रू बनती है। तो आइडियल कंडीशन क्या होती है? तो सबसे पहले क्लियर स्काई चाहिए पड़ता है, शांत हवा, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा कोल्ड और लंबी रातें चाहिए पड़ती हैं किसी भी ड्रू को बनने, यानी कि ओस को बनने में, ठीक है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो ड्रू पॉइंट होता है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग बात करें ड्रू बन जाती है हमारी। तो पहली चीज क्लियर हुई आपको कि जो हमारी ओस की बूंदें हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है, ड्रू कैसे बनती है, ये क्लियर हुआ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फ्रॉस्ट के बारे में। तो फ्रॉस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो भाई लोग जो फ्रॉस्ट है ये होती है कहाँ पे? कोल्ड सरफेस के ऊपर, यानी कि जो ठंडी सरफेस होता है, जो बहुत ठंडा इलाका होता है, वहां पे फ्रॉस्ट होता है। तो जब हम लोग बात करें कंडेंसेशन होती है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उधर पे उसके नीचे, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे भी भैया नीचे हो, तब हम लोग बात करें फ्रॉस्ट बन पाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जैसे ड्रू पॉइंट की बात की जा रही थी, तो ड्रू पॉइंट से मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए। और हम लोग बात करें जो एक्सेस मॉइस्चर होता है, वो हम लोग बात करें छोटे छोटे से आइस क्रिस्टल में बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट की तरह। बस केवल अंतर है, ड्रू और जो फ्रोस्ट है ये दोनों सेम ही कंडीशन में होती हैं, पर अंतर ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है? वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्रिस्टल बनते हैं। जो आइडियल कंडीशन होती है फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्रोस्ट, यानी कि व्हाइट फ्रोस्ट बनने की होती है, तो वो सेम ही होती है
बस यहाँ पे अंतर ड्रू के जैसी सेम ही होती है, बस अंतर इतना होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर, तभी हम लोग बात करें फ्रोस्ट बन पाती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर नहीं होगा तो हम लोग बात करें वहाँ पे फ्रोस्ट नहीं जमेगी, अगर होगा तो बन जाएगी। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं फॉग, मिस्ट, स्मोक के बारे में। कोहरा, धुंध और धुएं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोहरे के बारे में। तो जब टेम्परेचर होता है एयर मास का, तो भैया इसमें हम लोग बात करें जिसमें बहुत सारा वाटर वेपर कंटेंट होता है, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और हम लोग बात करें कि एक हम लोग बात करें कंडेंसेशन हो जाती है फाइन पार्टिकल्स के बीच में, जो हमारे धरती के आसपास होता है। कि आप लोग कोहरे वगैरह को देखते हैं तो ये हमें जमीन के ऊपर ही देखने को मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पे फाइन पार्टिकल, फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनकी वजह से हमारा कोहरा और बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फॉग होता है वो एक क्लाउड है जिसका बेस हम लोग बात करें कि ग्राउंड के पास में है। तो हम लोग बात करें कि जो फॉग होता है, इससे हम लोग बात करें आसपास की जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर तक कम हो जाती है। एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि आसपास चीजें देख नहीं पाते हैं। और जो मिस्ट होती है तो ये करीब हमेशा 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक रहती है, यानी कि दूर तक इसकी ज्यादा रेंज होती है। और जो सरफेस एरिया पर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी, फॉग की, तो इसे 1 किलोमीटर से कम में होता है, ठीक है। और दूसरी बात करें मिस्ट की, तो मिस्ट हम लोग बात करें कि मिस्ट और फॉग में अंतर यही है केवल कि जो मिस्ट होती है इसमें हम लोग बात करें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन होता है, यानी कि जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा ज़्यादा है फॉग के कंपैरिजन में। जो मिस्ट है हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा होती हैं। और जो मिस्ट है तो ये हमें माउंटेन वगैरह पे देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग बात करें कि क्लोथ के ऊपर, वो क्लोथ सरफेस के ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग बात करें मिस्ट देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी चोटियों के ऊपर आप लोग दौड़ के देखना, तो वहाँ पे आपको कोहरे या मिस्ट देखना देखने को मिलेगा। तो वो क्यों हो पाता है, तो मैंने आपको भी समझा दिया। और दूसरी चीज कि भैया फॉग के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, मिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं स्मॉग के बारे में। तो स्मॉग एक्चुअली जनरली ये होता है अर्बन सेंटर के पास में, क्योंकि वहाँ पे होता है पोल्यूशन। तो अर्बन एरियाज में या इंडस्ट्रियल सेंटर्स में वहाँ पे स्मोक प्रोवाइड होता है। और ये मिल जाता है किसके साथ में, फॉग के साथ में मिल जाता है। जिससे कि हम लोग बात करें तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, स्मोक के साथ फॉग मिल जाता है, तो भैया इस कंडीशन को स्मॉग बोला जाता है, ठीक है। और फॉग हम लोग बात करें, समझ में आ गया स्मॉग कैसे बन रहा है। और दूसरी चीज हम लोग बात करें, फॉग हम लोग बात करें सूखा कम होता है, मतलब ड्रायर होता है मिस्ट के कंपैरिजन में। ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके थे कि कम मतलब सूखा होता है। और जो मिस्ट होती है उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। जब हम लोग बात करें ये चीजें बनती कब है, कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलती है, साथ में आती है, तो जो हम लोग बात करें फॉग के जैसे मिनी क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। और ये हो किसके पास आसपास होता है, ये होता है न्यूक्लियाई के आसपास में, जिसके न्यूक्लियाई के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली थी। जैसे हम लोग डस्ट स्मोक पार्टिकल्स बोलते हैं, उनके बीच में हो पाती है। तो अंतर देखते हैं कि कुछ खास फीचर देखते हैं फॉग के। तो विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से के एरिया को कम कर देती है, सूखा होता है कंपेयर टू मिस्ट। और ये तब बनता है जब वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलती है, तब कोल्ड करंट मिलती है। और मिस्ट हम लोग बात करें विजिबिलिटी कम कर देती है 1 से 2 किलोमीटर की और ज़्यादा तक की। और हम लोग बात करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है माउंटेन वगैरह साइड पे। ये गलती से ऐड खुल गया, सॉरी गाइस। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और अगर हम लोग बात करें किसकी, स्मॉग की, तो ये मिक्स होता है फॉग और स्मोक जब मिल जाता है, तो ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है दिल्ली साइड वगैरह चले जाओ, तो वहाँ पे तो आप लोग को हर साल ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि ठंडे के मौसम में इतना भी कुछ आपको दिखता नहीं है कि आप लोग घर के बाहर भी आप कोई चीज़ देख पाए। तो तीनों चीज़ों में अंतर समझ में आया। तो गाइस जब सब कुछ के बारे में बात कर ही ली है, तो अब बादलों के बारे में भी बात कर ही लेते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया 4 बेसिक टाइप्स हैं हमारे बादलों के। तो जो बादल हैं वो क्या है भैया, ये ड्रॉपलेट और ट्रेनी क्रिस्टल के कंडेंस फॉर्म है, एक तरीके से वाटर वेपर का, जो कि फ्रीली आसमान में घूमते रहते हैं और ये जमीन से काफी ऊंचाई पर बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो क्लाउड्स हैं ये कुछ ऊंचाई पे बनते हैं, तो ये अलग अलग शेप ले लेते हैं, जैसे कि इनकी हाइट के हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से। तो अलग अलग रीजन की वजह से ये अलग अलग शेप ले लेते हैं। तो हम लोग अगर क्लाउड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास,
तो सबसे पहले होते हैं सीरस। तो सीरस में हम लोग देखते हैं कि ये ऊंचाई, काफी ऊंचाई बनते हैं, ये 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। ये बहुत पतले होते हैं और अलग अलग होते हैं, फैले फैले टाइप में रहते हैं, जैसे पंख टाइप में नहीं होते हैं। तो देखते हैं आसमान में, देखो लेटो आराम से, तो अच्छा लगता है देखने में। शाम के टाइम कोई 6-7 बजे करीब मैं पहले शाम के टाइम पे लेटा तो उन्हें बहुत देर तक देखता रहता था, अच्छा लगता था। दूसरे होते हैं कुमुलस, कुमुलस, ठीक है। ये कॉटन वूल जैसे देखने को मिलते हैं, ऐसे जैसे रुई के बने होते हैं, गोल गोल करते होते हैं, वैसे ही देखने को मिलते हैं। और ये बनते हैं 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर। और ये पैचेस में, यानी कि बिखरे बिखरे टाइप में होते हैं। पैचेस में कहीं छोटे, कहीं ज्यादा, कहीं फिर बड़े, ऐसे टाइप में देखने को मिलते हैं। और ये बिखरे बिखरे होते हैं पूरे। और इनका जो बेस होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। तीसरा टाइप है अपना स्टेटस क्लाउड। तो स्टेटस क्लाउड, जैसे कि इसका नेम इम्प्लाइज हो रहा है, जैसे कि नेम पता चल रहा है, तो ये लेयर्ड क्लाउड होते हैं। तो ये का बहुत लार्ज पोर्शन कवर करके रखते हैं, मतलब स्काई का। और ये हम लोग बात करें कि ये गर्मी के लॉस या फिर या जो अलग अलग एयर मासेज हैं, उनके उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जब ये मिलते हैं तो उससे बनते हैं स्टेटस। और लास्ट में अपना निम्बस। तो निम्बस ये ब्लैक और ग्रे खतरनाक होते हैं भाई लोग। तो ये फॉर्म होते हैं मिडिल लेवल में करीब, ठीक है, धरती की सरफेस के पास में ही होते हैं। और ये बहुत घने होते हैं। और ये कई कई बार क्या कर लेते हैं, सन की रेस को रोक भी लेते हैं। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं ये बहुत नीचे आ जाते हैं, ये ग्राउंड को टच करने लगते हैं। ऐसा मतलब देखने में ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं ये शेपलेस होते हैं और बहुत सारा वेपर कंटेन करके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लाउड्स के बारे में देखा और क्लाउड की क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। तो पहले हमने देखा सिरस के बारे में, दूसरा कमुलस के बारे में, तीसरा स्टेटस और चौथा निम्बस। तो ये अपने 4 प्रकार के क्या हैं? ये अपने 4 प्रकार के क्लाउड्स हैं, बूढ़े लोग। तो गाइस अपन लोगों ने क्लाउड के टाइप तो देख लिए, इसके अलावा भी थोड़े बहुत टाइप और होते हैं इनके, अलग अलग जैसे नई वेरिएशन को लेकर लेते हैं। तो कितनी जो ऊंचाई वाले क्लाउड तो हम लोग बात करते हैं, तो 4 टाइप्स के और भी क्लाउड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हाई क्लाउड्स मतलब जो ऊंचाई पे उठते हैं, मतलब उड़ते हैं, इनका नाम है सिरस और सिट्रोस्टेटस और सेरो मुमलस, सॉरी सिरकोमेमलस। यानी कि दो अलग अलग प्रकार के जो क्लाउड्स हैं मिल जाते हैं। और उनकी ऊंचाई के बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है। फिर मतलब ये समझ लीजिए ऊंचाई के बेसिस पर कौन कौन से हमें क्लाउड्स मिलते हैं। तो मिडिल क्लाउड कौन से होते हैं, अल्टो स्टेटस, अल्टो कोलुमस। और लो क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटोकुमुलस और निम्बो स्टेटस। और जो हम लोग बात करें कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर डेवलपमेंट में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कुमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। तो ये हमारे क्लाउड्स के टाइप वगैरह है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब पल चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो देखो डार्क और हैवी लेयर्ड क्लाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितना मस्त लग रहा है सीन, मस्त, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में, और यानी कि बारिश और उसके टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कंडेंसेशन हो रही थी, जब ये खुली एयर में लगातार होती रहती है, और जो कंडेंस पार्टिकल्स होते हैं वो धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे पार्टिकल इतना था वो इतना हो गया, इतना हो गया, तो भैया अब ये क्या जम रहा है धीमे धीमे। और इसका जो हम लोग बात करें साइज है, अब वो एयर के बस में नहीं है कि भैया वो इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोक सके। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो वो क्या कर लेती है, अब यहाँ पे हावी हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो क्या करने लगते हैं, गिरने लगते हैं धरती की सरफेस के ऊपर। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बारिश होने लगती है। तो जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर है वो हो रहा है। और जो रिलीज ऑफ मॉइस्चर है, इसी चीज को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, या फिर इसी चीज को बारिश गिरना कहते हैं। तो हम लोग बात करें कि ये शायद हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, और ये शायद भी हो सकती है सॉलिड के फॉर्म में। यानी कि ऐसा आप लोग नहीं कह सकते कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही बारिश होगी या सॉलिड फॉर्म में होगी। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ही हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि बारिश होगी, या फिर हम लोग बात करें कि बर्फ गिरेगी। तो सबसे पहले रेनफॉल। तो प्रेसिपिटेशन अगर पानी बना रहा है, पानी के फॉर्म में गिर रहा है, तो रेनफॉल कहलाता है। स्नोफॉल कब होती है, जब टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और जो प्रेसिपिटेशन है ये हम लोग बात करें कि स्नो का फॉर्म ले लेता है, और इसी चीज को स्नोफॉल बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग बात करें जो मॉइस्चर है वो रिलीज होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और या फिर प्लेस के फॉर्म में। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्नोफॉल, ठीक है। दूसरा अपना अगला टाइप क्या है, दूसरा अपना अगला टाइप से पहले एक बार चेक कर लूँ कि क्लियरली विजिबल है या नहीं है ये स्लीट्स।
तो स्लीट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रोजन रेन ड्रॉप यानी कि जमी हुई बर्फ की बूंदों को या फिर रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो को स्नो वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्प्लिट बोल देते हैं। जब हम लोग बात करें लेयर ऑफ एयर, जब टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री के और नीचे चली जाती है, और दोबारा से हम लोग बात करें कि ग्राउंड के आसपास में, मतलब पहले तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा खुलने लगता है, तो फिर बाद में हम लोग बात करें नीचे जैसी गिरने लगती हैं, तो नीचे होती है बहुत ठंडक, ठीक है, नियर ग्राउंड के पास में, तो यहाँ पे दोबारा से फ्रीजिंग होने लगती है। तो प्रेसिपिटेशन हम लोग बात करें स्लिट्स का फॉर्म ले लेती हैं। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो हम लोग बात करें गर्म एयर के साथ छोड़ देती हैं और एनकाउंटर करती हैं कोल्ड एयर को नीचे तरफ में। तो एज रिजल्ट हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे आइस की पीसेस देखने को मिलते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और जो कि हम लोग बात करें स्लिट बना लेते हैं। अब ओले क्या होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो ड्रॉप्स होती हैं रेन की, तो ये रिलीज की जाती हैं, मतलब रिलीज होती हैं क्लाउड के थ्रू, और फिर हम लोग बात करें सॉलिड हो जाती हैं स्मॉल राउंडेड सॉलिड पीसेस में आइस के, और फिर ये हम लोग बात करें धरती की सरफेस के ऊपर आते हैं तो इन्हें हेलस्टॉर्म कह देते हैं, और ये बनते हैं रेन वाटर से, ठीक है, रेन वाटर से बनते हैं। जब ये कोल्डर लेयर के अंदर से जाते हैं जो हेलस्टोन होते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, इनमें हम लोग बात करें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ आइस होती है, ज़्यादातर हमें आइस ही देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग बात करें रेन और स्नो के बीच में, कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है कि कभी पानी बरस रहा है उसके बीच में भी गिरने लगते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जगह के हिसाब से यहाँ पे को ओले गिरने लगे, कभी कभी होता है कि बारिश के साथ में ओले गिरते हैं, तो ये अलग अलग इसके टाइप देखने को मिल जाते हैं हमें। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश भी होती है तो भैया ओरिजिन के बेसिस पर हम लोग उसे 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरी होती है ऑरोग्राफिक रेन, और तीसरी होती है साइक्लोनिक रेन, या फिर इसे फ्रंटल रेन भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी कन्वेंशनल रेन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो गर्म हवाएं होती हैं वो हीट होके कहाँ ऊपर जाने लगती हैं, यानी कि हवा जितनी गर्म होती चली जाती है तो वो क्या करते हैं, हल्की होने लगती है, और जैसे ही हल्की होती है तो वो क्या बन जाती है, हल्की होने के साथ साथ वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, राइज होने लगती है। और हम लोग बात करें जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे वो ठंडी हो जाती है। तो जब वहां पे ठंडी हो जाती है तो ठंडे होने की वजह से वहां पे क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, और क्यूमुलस क्लाउड्स थंडर और लाइटनिंग के साथ बहुत भारी वर्षा करते हैं, पर ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। और ये हम लोग बात करें समर्थ में रेन कॉमन होती है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कॉन्टिनेंट है कोई, तो कॉन्टिनेंट वगैरह के अंदर ये कॉमन पाई जाती है, और इक्वेटोरियल रीजन के अंदर हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि अपने दिल्ली वगैरह में हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश वगैरह में देखने को मिलती है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। दूसरी होती है ओरोग्राफिक का रेन, तो ये हमें पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि इसका लिंक एक्चुअली पहाड़ों से है। और हम लोग बात करें कि जब सैचुरेटेड एयर मास माउंटेन के पास में आती है और उससे टकराती है, और टकराने के बाद भैया वहाँ पे क्योंकि अब ऊपर जाना होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है वहाँ पे, जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं तो हमें पता है कि जितनी ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो भैया जैसे ही ऊपर जाती है तो वहाँ पे ठंडी हो जाती है, तो वहाँ कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये जहाँ पे जिस तरफ पे ये बारिश जा रही होगी, जिस तरफ हवा चलती है तो उसी तरफ बारिश ज्यादा होती है। और इसी का जस्ट उल्टा हम लोग बात करें कि जब उसके पहाड़ के उस साइड जाती है हवाएं, तो जब वो अब ऊपर तो जाएगी नहीं क्योंकि अब टकराने के लिए नीचे तो अब कोई सामने पहाड़ तो खड़े नहीं है, अब उस साइड स्लोप पे जाएगी तो नीचे तरफ जाएगी, तो नीचे तरफ जाएगी तो वहां पे क्या हो जाता है, इस साइड इतनी तरफ बारिश होगी नहीं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर राइज हो नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ के साइड जाओगे तो वो तो ऊपर की तरफ तो जा नहीं रहे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर और बारिश होगी, पर ऊपर की तरफ जा नहीं रही है हवा, और नीचे की तरफ जा रही है, तो इसीलिए वहां पे होता है लीवर्ड स्लोप होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि लीवर्ड स्लोप की वजह से वहां पे क्या हो पाती है, मॉइस्चर जो हमारी गर्म हवाएं हैं वो इतनी ठंडी नहीं हो पाती हैं और वहां पे बारिश नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ के उस साइड वाला रीजन होता है जो कि स्लोप उस साइड की तरफ होती है इसकी, तो उसे रेन शैडो जोन बोलते हैं, रेन शैडो एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हमें बारिश नहीं देखने को मिलती है। और साइक्लोन के बारे में हम लोग पहले ही से ही साइक्लोनिक रेंज के बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार की बारिश ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है।
वर्ल्ड में, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश होती है, वो समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो गाइस अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो कैसे कैसे होता है, यानी कि अब ये समझते हैं कि जो बारिश है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ ज़्यादा कम कैसे कैसे होती है, उसको समझ लेते हैं। तो जनरल पैटर्न हम लोग देखते हैं, तो हमें पता है कि जो धरती के अलग अलग हिस्सों पर जो रेन है वो अलग अलग अमाउंट में हर साल आती है। तो अब उनके रीजन को समझते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग रीजन में कैसे कैसे बारिश होती है। ठीक है, तो वही हमें जैसा और भी हमें पता है कि हर जगह पे अलग अलग सीजन होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे बारिश वगैरह होती है। और भी हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो इक्वेटर रीजन है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है, और धीमे धीमे जैसे हम लोग स्लोप की तरफ जाते हैं, या फिर हम लोग बात करें कि हम लोग जाते हैं एक पोल्स की तरफ, तो भैया जो रेन है वो डिक्रीज होने लगती है। और जो कोस्टल एरिया होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन देखने को मिलती है कंपेयर टू इंटीरियर कॉन्टिनेंट। जैसे समझते हैं, जैसे ये मान चलिए कि ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के इस वाले पार्ट में जो कि समुद्र के पास में है, तो उधर पे भाई लोग ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट बीच वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ समझ में आई, तो ऐसा होता है। जो रेनफॉल है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ओशियन में ज़्यादा होती है लैंड मास के कंपैरिजन में, यानी कॉन्टिनेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये सोर्स नहीं होते हैं, तो वो जैसे समुद्र से निकलता है उसी पर छोड़ देता है वो। तो ये हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है कि वहाँ पे क्या होता है, समुद्रों के ऊपर पानी ज़्यादा गिरता है। ठीक है, क्योंकि ओशियनिक सोर्स होते हैं, गुड सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। और हम लोग बात करें कि लेटीट्यूड का क्या इन्फ्लुएंस होता है, कहाँ पे बारिश होती है, जो हम लोग बात करें 35 से 40 डिग्री, अगर हम लोग बात करें नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो रेन है वो हैवी होती चली जाती, मतलब हैवी होती है ईस्टर्न कोस्ट साइड पे, और डिक्रीज होती चली जाती है वेस्ट में। और अगर 45 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ साउथ की बात करें, तो ये जो इक्वेटर की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेस्टीज हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रेन है वो वेस्टर्न मार्जिन में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और जैसे ही हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज हो जाती है। और जो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, जो इस बार जो एक कोई पहाड़ बनाया हमने, तो इस वाले रीजन में तो बारिश हो जाएगी, पर जब इस वाले की बात आएगी तो यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। और गाइस अब हम लोगों को डिग्री के हिसाब से बांट दिया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह पे जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि हम लोग बात करें रेनफॉल है, वो होती है। सबसे पहले बात करते हैं हैवी रेनफॉल की, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश, यानी कि 200 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पर ईयर बारिश कहाँ कहाँ पे होती है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो अगर हम लोग बात करें जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, जो विंडवर्ड स्लोप्स होती हैं माउंटेन्स की, जैसे मैंने वही अभी पढ़ लिया था, तो पहाड़ के साइड वाले रीजन में जहाँ जहाँ ये ऐसे स्लोप पड़ते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न कोस्ट से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और कोस्टल एरियाज वगैरह हुए, वो वहाँ पे होती है। और बीच मॉडरेट रेन कहाँ होती है कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पर ईयर, तो ये होती है इंटीरियर कॉन्टिनेंट में, जैसे कि हम लोग बात करें दिल्ली हुआ, मुंबई तो खैर नहीं, दिल्ली वगैरह हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, तो इंटीरियर कॉन्टिनेंट, तो मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और लाइट रेनफॉल यानी कि कम रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से और 50-100 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स और इंटीरियर कॉन्टिनेंट, जो इंटीरियर पार्ट होते हैं कहाँ पे टेम्परेट लैंड के, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और वेरी लो रेनफॉल कहाँ पे होती है, सैडो रीजन में। तो जो हम लोगों ने ये पहाड़ बनाया, तो ये है हमारा सैडो रीजन। ठीक है, तो यहाँ सैडो रीजन में बारिश बहुत कम होती है, और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी कम होती है, काफ़ी सारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं वहाँ पे बहुत सारी कम बारिश होती है। ठीक है, और जो अगर हम लोग बात करें सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की रेनफॉल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इफेक्टिवनेस को जज करने का। कुछ रीजन में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट होती है साल भर, मतलब वैसी ही रहती है, और कुछ रीजन में इतनी खराब होती है कि भैया कुछ पूछो ना। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी जो वेबसाइट है द एंड ऑफ फ्रेंच IAS.com, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अफोर्डेबल वे में आप लोगों को वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, और क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स भी आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पे हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर टेस्ट होता है, और मेंटोर से फ्री मिलती है, और बहुत सस्ते दामों पे 5,000 1,500 रुपये में आपको अच्छे से अच्छे कोर्स मिल जाएंगे।
और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।